वेलकम बैक दोस्तों। तो अब जितने भी एपिसोड आने वाले हैं वो काफी ज्यादा मजेदार होंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हर वीडियो में कमेंट कर दिया करो। इससे मेरे को ये मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अगले एपिसोड के लिए एक्साइटिंग है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रीमरू और उसके बाकी के साथी लुबेलियस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से होता है। अगले सीन में लुमिनस ग्रामविले के बारे में रीमरू को बताने लगी थी, जहाँ पर उसने उसको ग्रामविले के प्लान और उसके पास्ट के बारे में जितना भी कुछ पता था उसको सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट सीन में लियोन अपनी छोटी बहन को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ ये जॉन को कैसे जानता है वो सब आगे मालूम पड़ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूकी क्लोई का फायदा उठाते हुए लियोन और रीमरू को आपस में लड़वाना चाहता है, और इसी अफरा तफरी के दौरान वो ल्यूमिनस का सीक्रेट ट्रेजर हासिल कर लेगा। अगले सीन में ग्रामविले ने मारिया को जिंदा कर दिया था। अब आगे नेक्स्ट सीन में ग्रामविले मारिया के फोटो को देखते हुए कह रहा था, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, डेमन लॉर्ड रीमरू नाकाम हीरोज के साथ लुबेलियस के लिए निकल चुका है। साथ ही साथ डेमन लॉर्ड लियोन, जिन्हें अंडरवर्ल्ड्स का काफी ज्यादा शौक है, वह भी वहां पर जल्दी ही पहुंच जाएगा। और नॉर्थन की तरफ से कोई प्रोटेक्शन न होने के कारण यूकी कागुरासाका और उसकी आर्मी प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ रही है। 5 एल्डर्स रोजो फैमिली के फायदे के लिए काम करते हैं, इसी वजह से यह मंच लगभग तैयार है। फिर वो आगे की तरफ जाते हुए मारिया को गले से लगाने के साथ कहता है कि मुझे माफ कर दो मारिया, ऐसा नहीं लगता कि मैं उस प्रोमिस लैंड तक पहुंच पाऊंगा। इसके बाद यहाँ से कट होकर उस जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर काफी सारी आर्मी रीमरू का खात्मा करने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी। यहाँ तक कि वहाँ पर राजुल भी मौजूद होता है। अपने सामने इतने सारे वॉरियर्स को देखने के बाद ग्रामविले उनको बताता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और मैं इन सब चीजों को खत्म करने जा रहा हूँ। अगले सीन में एक एल्फ लियोन को बताती है कि इतने लंबे समय बाद तुम मुझसे मिलने आए हो और फिर भी तुम्हारा बर्ताव इतना रूखा है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए लियोन बताता है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए मुस्कुराना मुश्किल हो जाता है। ये बात सुनकर एल्फ कहती है कि जब से तुम हीरो बने हो क्या मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए देखा है। अब ये सुनकर लियोन उसे सीधे मुद्दे पर आने को कह रहा था। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो एल्फ बोल पड़ी, क्या तुम मुझसे पूछने वाले हो कि मैंने उन बच्चों को डीमन लॉर्ड रीमरू की कंट्री में देखा था। जो सुनने के बाद लियोन अपने मन में कहा कि तो फिर वह मेरी सिचुएशन को जानती है। फिर वो उसको बताता है कि सही कहा है, ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड रीमरू को मेरे बारे में कुछ शक है, हालांकि मेरा उनका दुश्मन बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। इस बात पर सारियो कह रही थी, तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर यानी अंडरवर्ल्ड से बुलाए गए बच्चों को इकट्ठा करना ही असली अड़चन है ना। फिर वो चाय की चुस्कियां लेने के साथ कहती है, ठीक है, अगर तुम टेम्पेस्ट के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। आखिरकार हम यह तो होने नहीं दे सकते कि तुम और तुम्हारे लोग इसमें झगड़ा शुरू कर दे। वैसे बच्चे मैंने उन्हें देखा था, वे लोग टेम्पेस्ट सिटी में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लियोन कहता है कि क्या उनमें से एक लड़की क्लोई थी। ये बात सुनकर सारियो काफी ज्यादा सीरियस होने के साथ कहती है कि तो आखिरकार तुम मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। जिस बात का जवाब देते हुए लियोन बताता है कि अब मैं उन लोगों से सीक्रेट नहीं रख सकता जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता हूँ। जिस पर सारियो का कहना है, ठीक है डीमन लॉर्ड लियोन, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हाँ, उनमें क्लोई ओबर्ट नाम की एक लड़की थी, वह वही है ना जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जो सब जानने के बाद लियोन का कहना है, तुमको उसके बारे में शुरू से पता था। ये बात सुनकर सारियो कहती है, तुम काफी कम बोलते हो, इसलिए शिज़ुइज़ावा ने तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। ये बात सुनकर लियोन सीरियस होने के साथ कहता है कि ये बेबुनियाद शक है, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सारियो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यही कारण है कि क्लोई भी तुमसे नफरत करेगी। इस पे लियोन उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, चुप हो जाओ, वैसे बच्चे रीमरू के साथ है ना। उसकी इस बात पर सारियो बताते कि मुझे लगता है कि तुमको यकीन नहीं हो रहा, पर टेम्पेस्ट और लुबेलियस बेकसूर है। अब ये सुनकर लियोन उससे पूछने लगा था, तुम असल में कितना जानती हो। जिस बात का जवाब देते हुए सारियो बताती है कि इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। जो लोग सस्पिशियस हरकत कर रहे हैं वह रोजो है, और मेरे पास खबर है कि वह लुबेलियस पर अटैक करने वाले हैं। जो सब जानने के बाद लियोन का कहना है, तो फिर लड़ना जरूर एक्शन लगेगा। जिस बात पर एग्री करते हुए सारियो कहती है कि इसलिए मैं मैगेस को नॉर्थ की ओर जाने के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर तुम लुबेलियस जाना चाहते हो तो वह रास्ते के कुछ हिस्से में तुम्हारे साथ जाएगा। ये बात सुनकर लियोन कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं अपने मकसद को ध्यान में रखकर ही काम करता हूँ। साथ ही साथ मैं गाय के मामले में दखल देना चाहता हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे ऐसा करने से उल्टा असर हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सारियो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, अब जाओ। बात रही सरबेरस की, तो वह पक्का तुम्हें इसमें घसीटना चाहते हैं, इसी वजह से यह पक्का एक ट्रैप है। और ये बात लियोन को अच्छी तरह से पता थी। साथ ही साथ वो वहीं पर रुकने के साथ उसको बताता है कि शुक्रिया के तौर पर मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जॉन गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तुमको अभी तक इस बात का पता नहीं था, इसी वजह से मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ
सका। इसी के साथ वो लोग लुबेलियस के लिए रवाना हो चुके थे। अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद सारियो उनकी तरफ देखते हुए कह रहे थे, हर कोई बस वही करता है जो वह चाहता है। इसके बाद यहाँ से निकट होकर लुबेलियस की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू चाय की चुस्कियां लेते हुए कह रहा था, कितनी अच्छी सुबह है। ये बात सुनकर डियाब्लो उससे पूछने लगता है कि आप एक और बोतल भरवाना चाहेंगे, पर रिमरू ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन हिनाटा उसको अपना गिलास भरने को कह रही थी, जो सुनकर डियाब्लो उसका गिलास भरने ही जा रहा था, पर निकलस तो नया गिलास उसके सामने ही धर देता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों के बीच में राइवलरी की सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन डियाब्लो भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। वो भी एक डेजर्ट सामने की तरफ लाते हुए कहता है कि क्या मैं ये स्कोन्स डेजर्ट के रूप में पेश कर सकता हूँ, और ये आपको ब्लैक टी के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब डेजर्ट को अपने सामने देखने के बाद रिमरू भी इम्प्रेस होने के साथ कहता है कि तो फिर शायद मैं थोड़ा सा ले लूंगा। साथ ही साथ डियाब्लो ने वही चीज हिनाटा को भी सर्व कर दी थी। फिर वो उसकी तरफ बड़ी प्यारी सी शक्ल दिखाने लगा। अब उसकी ऐसी शक्ल को देखने के बाद निकलस तो अपने दांत पीसने लगता है, और उन दोनों के इस बर्ताव को देखने के बाद रिमरू अपने मन में कहा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हिनाटा रिमरू से कह रही थी, तुमको यहाँ आने के लिए कहने के बाद ये पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या आज एंग्रासिया में काउंसिल की मीटिंग नहीं है, और क्या तुमको वहाँ पर नहीं जाना है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू परेशान होने के साथ कहता है कि हाँ, कल मेन पार्ट के लिए मेरा वहाँ पर होना जरूरी है। साथ ही मैं काउंसिल का काम अपने नए मिलिट्री अटैची को सौंप रहा हूँ, और डियाब्लो ने मेरे लिए सच में बहुत काबिल पर्सन को ढूंढा है। अब ये सुनकर डियाब्लो का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था, पर यह बात निकलस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब ये सुनकर हिनाटा क्यूरियस होने के साथ उससे पूछ रही थी, और तुम्हारा मिलिट्री अटैची कौन है। और रिमरू उसको नाम बता भी पाता। तभी वहाँ पर लाइटस घबराते हुए आते के साथ हिनाटा से कह रही थी, एक अनजान फोर्स ने ग्रैंड कैथेड्रल पर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से बैटल छिड़ गई है। अब ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से निकट होकर बैटल की तरफ आ गया था, जहाँ पर नाइट्स और उन सोल्जर के दरमियान काफी खतरनाक तरीके से जंग चल रही थी, और इस बैटल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही टीम बराबर है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू और उसके बाकी के साथ टेलीपोर्ट होकर आ चुके थे, लेकिन डियाब्लो को यहाँ पर ब्लू प्राइमोरियल के होने का एहसास हो चुका था। दूसरी तरफ हिनाटा, निकलस और लाइटस अपने साथियों की मदद के लिए निकल जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद रिमरू सब लोगों से पूछ रहा था, हालात कैसे हैं और क्या सब लोग ठीक हैं। लेकिन वो म्यूजिशियन एक दूसरे की शक्ल ताकने लगे थे, जो सब देखने के बाद सियोन उनको बताती है कि घबराओ मत, जब तक ग्रेट रिमरू यहाँ पर है किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखो। ये बात सुनकर टक्ट अपने साथियों को बताने लगता है, लेडी सियोन बिल्कुल ठीक कह रही है, इसी वजह से दोस्तों चलो फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसी के साथ वो सारे के सारे अपनी पोजीशन लेने के साथ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देते हैं। साथ ही रिमरू उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन डियाब्लो सब कुछ समझ जाता है और वो उसको बताने लगा, मैंने पहले ही कदम उठा लिए हैं और वेनम और कुमारा उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं ताकि किसी को चोट ना लगे। उसी वक्त रयूटा सकीगुची घबराने के साथ कह रहा था, हम उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए आए थे और अचानक बाहर अफरा तफरी मच गई। जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू उसको बताता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर एकदम सेफ हो। फिर वो सियोन से उनका ख्याल रखने को कह चुका था, लेकिन वो बच्चे उतावले होते हुए कह रहे थे, सैन से मैं भी लड़ना चाहता हूँ और मैं भी लड़ने जाऊंगी। लेकिन रिमरू क्लोए के सर पर अपना हाथ धरने के साथ कहने लगा, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, बस यहीं पर रुके रहो। उसी वक्त वहाँ पर राजुल विंडो को तोड़ने के साथ आ चुका था और ये बंदा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये आगे चलकर रिमरू का सर्वेंट बनने वाला है। पर रिमरू अपने सामने इतने खतरनाक बंदे को देखने के बाद कहा कि हम इस मामले में लापरवाही नहीं कर सकते। पर डियाब्लो उसको देखने के बाद हंसने के साथ कहा कि यह कितना अजीब है, यह तो एक इंसेक्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू हैरान होने के साथ कहता है कि हमारे पास ज़ेगियन और एपिटो है, लेकिन वह इस जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनकर डियाब्लो बताना शुरू करता है, यह उसका आखिरी और एकदम सही फॉर्म है। असल में कीड़े मकोड़े हम मॉन्स्टर्स के नेचुरल एनिमी होते हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं इतनी छोटी सी बात को नहीं संभाल सकता तो मैं आपकी सेवा करने के लायक नहीं होता। इस पे रिमरू राहत की सांस लेते हुए उसको बताने लगा था, तो फिर मैं उसे तुम्हारी और सियोन के पास छोड़ता हूँ। उसकी इस बात पर डियाब्लो बताता कि समझ गया, और आप क्या करेंगे। जिस पर रिमरू का कहना है, मैं इस कीड़े के बॉस को खत्म करने जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नीचे की तरफ उन दोनों ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन राजुल उन दोनों के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्राम विले ने उन सारे के सारे नाइट्स की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी थी, पर वो हार न मानते हुए फिर से उसका सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ग्राम विले वहीं पर खड़े खड़े उन लोगों के अटैक को ब्लॉक कर रहा था, जो देखकर हिनाटा भी मैदान में उतर जाती है, लेकिन ग्राम विले भी उसको हल्के में ले रहा था। जबकि दूसरी तरफ निकलस होली मैजिक का इनकांटेशन करते
करते हुए कह रहा था, ग्रैंड द संडे प्रीस्ट, इस बार तुम मरोगे डिसइंटीग्रेशन। और यह अटैक सीधे जाकर ग्रामविले को लग पाता, लेकिन वो अपने सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उस अटैक को अपने सोर्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वो उसी के मैजिक को उसी की तरफ ट्रांसफर कर देता है। अब इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देखकर निकलस ने अपनी मौत कबूल कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही हिनाटा उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। पर यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो चुकी थी, और इस तबाही की चपेट में जो भी आया वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब इस नजारे को देखने के बाद ग्रामविले मुस्कुराते हुए कहता है कि तो तुम बच गए और तुम्हें उस डीमन लॉर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि ये लोग इस अटैक की वजह से जान से मारे जा सकते थे, लेकिन रिमरू ने ऐसा होने नहीं दिया। पर रिमरू भी ऐसी पावर को देखने के बाद अमेज होते हुए अपने मन में कहा कि यह वही है जो हीरो के अंडे से निकला है। तभी हिनाटा खुद को संभालते हुए रिमरू को बताती है कि 5 एल्डर्स के हेड रोजो फैमिली की लीडर ग्रामविले है, लेकिन उसके पीछे खड़ी लड़की को मैं नहीं जानती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहा कि वह कुछ मारिया बेल जैसे दिखती है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई ग्रानविले सान। लेकिन ग्रानविले चिढ़ते हुए उसको बता रहा था, डेमन लॉर्ड रिमरू, मेरी मारिया बेल के साथ तुमने जो भी कुछ किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। उसकी इस बात पर रिमरू कहता है, अरे अरे वो तो, पर हाँ इससे तुम्हारा मन नहीं बदलेगा है ना। फिर वो अपने मन में कहा कि तो वह बदला लेना चाहता है, पर उसे बताया जाना चाहिए था कि मारिया बेल की मौत एक हादसा थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रफाल उसको बताती है कि मेरा अंदाजा है कि सुलह करना इम्पॉसिबल है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जो सुनने के बाद रिमरू बोला कि हाँ मुझे पता है, तो इस केस में मुझे उससे लड़ना होगा। अब उसको अपनी तरफ सोर्ड को तानता देखकर ग्रामविले उसको समझाने लगता है, क्या तुमको लगता है कि एक नया डीमन लॉर्ड मुझे हरा सकता है? जिसका जवाब देते हुए रिमरू बताता है, खैर मैं बस खड़ा होकर अपने दोस्तों को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता। ये बात सुनकर ग्रामविले कहता है कि यह तो बेवकूफी है, लेकिन तुम्हारा सामना मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हें इन लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर काफी सारे लोग ज़ोंबीज़ की तरह उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा इसी वजह से है क्योंकि ग्रामविले ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद रिमरू उनको जान से मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ग्रामविले उसको बताने लगा, उनके साथ मजे करो पर ये जाने बिना कि उनमें से कुछ तो तुम्हारी ही जगह से हो सकते हैं। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहा कि क्या ये अदर वर्ल्डर्स हैं? इसका सीधा मतलब यह है कि ये लोग इस सिकाए हैं। तभी अचानक से उन लोगों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से रिमरू बस उनके अटैक को डोज करने में लग जाता है। जबकि दूसरी तरफ इस नजारे को देख रहा ग्रामविले बोला, मैंने सुना है कि तुम नरम दिल के हो, तो क्या तुम बेगुनाह लोगों को मार सकते हो? तभी हिनाटा एकदम से उसके रास्ते में आते हुए कह रहे थे, क्या मैं तुमसे पहले मेरी तरफ मुड़ने के लिए कह सकती हूँ? अब उन दोनों को आमने सामने देखने के बाद रिमरू परेशान होने के साथ हिनाटा को बताता है कि हिनाटा केयरफुल रहो, लेकिन हिनाटा उसको बताने लगती है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन ग्रामविले उस पर ही भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हिनाटा पीछे की तरफ आ चुकी। दूसरी तरफ ग्रामविले मारिया को बता रहा होता है, मारिया ल्यूमिनस को ढूंढो और उसे यहाँ पर ले आओ, अगर वह रेजिस्ट करे तो तुम उसे मार सकती हो। जो सुनकर मारिया तुरंत ही वहाँ से जाने लगी। अब ये देखकर हिनाटा उसके रास्ते में आना चाहती थी, पर ग्रामविले ऐसा होने नहीं देता। अब ये देखकर हिनाटा कुछ बातें समझने के साथ कहती है कि मैं समझ गई, तुम 7 डेज करेंसी में से एक होने के नाते अपनी असली पावर छिपा रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रामविले हंसने के साथ कहता है कि मुझे इसका इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जो सुनकर हिनाटा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो उसको अपनी असली पावर दिखाने के लायक ही नहीं समझता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उन लोगों को मेंटल कंट्रोल से आजाद करते हुए कह रहा था, धिक्कार है, ये लोग तो बड़े झंझट वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ शियोन ने राजुल की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी, पर राजुल उसको जान से मारने के लिए आने ही वाला था, लेकिन बीच में डियाब्लो आ जाता है। शियोन की ऐसी हालत को देखने के बाद रिमरू मेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करने के साथ उससे पूछ रहा था, शियोन क्या तुम ठीक हो? इस पे शियोन होश में आते हुए उसको बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वह अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपने मन में कहा कि लगता है वह सच में डीमंस के नेचुरल एनिमी है, पर डियाब्लो किस बात से इतना ज्यादा परेशान है? जिस बात का जवाब देते हुए रफाल उसको बताना शुरू करती है, डियाब्लो नाम के पर्सन की आंखों से किसी को लोबेलियस की तरफ आते हुए देखा जा सकता है। अब ये सुनकर रिमरू सब कुछ समझ गया था, इसी वजह से वो डियाब्लो से कहता है कि डियाब्लो तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है ना? इस पे डियाब्लो बताने लगा था, कितनी बड़ी गलती हो गई, आपने मुझे ये काम सौंपा था और फिर भी मुझे इतनी बड़ी मुश्किल हुई, यह माफ करने लायक नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उन लोगों का सामना करते हुए अपने मन में कह रहा था, रफाल सेंसे को मुझे चेतावनी देनी पड़ी,
इससे पता चलता है कि यह कितनी बड़ी इमरजेंसी है। यही सब सोचने के बाद रिमरू शियोन की मदद के लिए रांग को उसके पास भेज देता है। फिर वो शियोन को बताने लगता है, शियोन तुमने सुन लिया है ना, तो एनिमी इंसेक्ट को हराने के लिए रांग के साथ मिलकर काम करो और तुम डियाब्लो पहले उस चीज का ध्यान रखो जिसकी तुम्हें चिंता है, साथ ही तुम्हें अपने साथियों पर ज्यादा भरोसा और यकीन करने की जरूरत है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो कहता है कि लगता है मैं थोड़ा घमंडी हो गया था, पर समझ गया ग्रेट रिमरू। जिसके बाद वो शियोन के करीब आते हुए उसको बताता है कि मुझे यकीन है कि तुमने देखा होगा, लेकिन वह चीज तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुम उसे संभाल सकती हो फर्स्ट सेक्रेटरी। जिस बात का जवाब देते हुए शियोन उसको बताती है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतनी फिक्र करोगे सेकंड सेक्रेटरी। मेरा मतलब है डियाब्लो, मैं मानती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो मुझसे भी ज्यादा, इसलिए तुम्हें ग्रेट रिमरू के लिए किसी भी एनिमी को खत्म करना होगा, यही तो तुम्हारा काम है ना। तो जाओ यह बैटल मुझ पर और रांग पर छोड़ दो। दूसरी तरफ डियाब्लो का कहना है, मैंने कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनूंगा लेडी शियोन। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद शियोन कहती है कि बस शियोन ही ठीक है, पर तुम्हारा मुझे इज्जत से बुलाना अजीब लगता है। जो सब सुनने के बाद डियाब्लो उसको शुभकामनाएं देने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हम अंदर की तरफ आते हैं जहाँ पर अभी भी म्यूजिक बज रहा था और वहाँ पर जितने भी सोल्जर आ रहे थे उनको वैनम और कुमारा संभाल लेते हैं। उसी वक्त डियाब्लो मैजिक कॉल के जरिए उसको बता रहा था, वैनम अगर इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो असल में अगर तुम मर भी जाते हो तो कोई बात नहीं, बस उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना। अब ये सुनकर वैनम खुशी के मारे झूमने लगा था, पर डियाब्लो उसकी खुशियों में पानी फेरते हुए कहा कि पर मुझे तुम जैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ से कट होकर ल्यूमिनस की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कह रही थी, ग्रानविले तुम और तुम्हारी साफ साफ ध्यान भटकाने वाली हरकतें, तो उसे मेरे कीमती होली ऑर्क के बारे में पता होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि वह उसे बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर लाप्लास बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि अरे लगता है तुम लोगों को पता चल गया कि हम चुप कैसे अंदर आ रहे थे। जिसके बाद मारिया भी सामने की तरफ आ चुकी थी। अब अपने सामने मारिया को देखने के बाद ल्यूमिनस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर लाप्लास अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, खैर हम ग्रानविले का एक मैसेज लेकर आए हैं, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ इसे खत्म करें, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो तुम्हारे अपने मारे जाएंगे। उसकी इस बात की वजह से लुइस वैलेंटाइन का दिमाग खराब हो चुका था, इसी वजह से वो उस पर अटैक कर देता है। साथ ही वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, तुमने मेरे भाई रोय वैलेंटाइन को मारा है ना। लेकिन लाप्लास उस पर ही गुस्सा करने के साथ कहने लगता है, क्या तुमने लोगों को अपनी बात खत्म करने देना नहीं सीखा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक बटलर फुटमैन से कह रहा था, इसका मतलब है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे होने वाला है, इसी वजह से मुझे बोर मत होने देना यंग मैन। जो सब बताने के बाद उसने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वक्त रहते फुटमैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ ल्यूमिनस उन दोनों को समझा रहे थे, लुइस गुंथुर होली आर्क को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना। जो सुनकर वो दोनों फाइट करते करते साइड में हट जाते हैं। अब बच जाती है मारिया। लुमिनस मारिया को देखने के बाद कह रही थी, उस ग्रानविले का बुरा हो और मारिया तो मर चुकी है, यहाँ तक कि उसकी खोई हुई सोल्स को वापस नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ वो उसे वापस लाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहा है और ये मारिया नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारा फ्यूनरल करूंगी। जो सब कहने के बाद उसने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन मारिया उसके अटैक को डॉज करने के साथ सीधे लुमिनस पर ही अटैक कर देती है। पर लुमिनस भी उसके अटैक को डॉज करने के बाद दोबारा से उस पर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। अब मारिया का सामना करने की वजह से लुमिनस का ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था और इस चीज का फायदा उठाते हुए योकी बाहर की तरफ आते के साथ कहने लगा, कभी नहीं सोचा था कि यह प्लान इतनी आसानी से काम कर जाएगा। तो क्या यही डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस का छिपा हुआ ट्रेजर है और ऐसी चीज जो सिर्फ प्योर स्पिरिट स्टोन से बनी है, पर एक ऐसा कॉफिन जो किसी भी मैजिकल बीइंग को जला देता है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करेगा। जो सब बताने के बाद उसने उस पर अपना मैजिक कर दिया था। तभी यहाँ से कट होकर डियाब्लो की तरफ आ जाता है, जो उसको बता रहा था, मुझे शक था कि यह तुम ही हो। जिस बात का जवाब देते हुए ब्लू बताती है कि काफी दिनों बाद दिखे नोयर और मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। इस पे डियाब्लो उसको बताने लगा था, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे डियाब्लो कहकर बुलाओ ब्लू, पर नहीं तुम्हें तो रैन नाम दिया गया था है ना। जिस बात पर एग्री करते हुए रैन उसको बताना शुरू करती है, मुझे वह नाम सबसे पावरफुल प्राइमोडियल ग्रेट गाय से मिला था और तुम्हारा नाम किसी घटिया डीमन लॉर्ड से आया है, जिसकी वजह से हम एक जैसे नहीं हैं। इस पे डियाब्लो को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि तो तुम इस दुनिया से गायब होना चाहती हो और मैं ये इच्छा तुम्हारी जरूर पूरी करूंगा। ये बात सुनकर रैन उसकी तरफ आते हुए कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे लड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ डियाब्लो भी उसकी तरफ बढ़ने के साथ बताता है कि बकवास, अगर तुमको लगता है कि यह कोई मुकाबला भी होगा तो तुम गलत फहमी में हो। जिसके बाद रैन ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस
पर अटैक कर दिया था, लेकिन डियाब्लो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर रैन उस पर दोबारा से अटैक करते हुए कह रहे थे, तुम खुद को प्राइमोर्डियल कहती हो, फिर भी तुमने कोई भी फैक्शन नहीं बनाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, यहाँ तक कि तुमने इनकारनेशन की बात को भी हंसी में उड़ा दिया। और इन सब के बाद आखिर तुम्हें यहाँ किस चीज ने खींच लिया? ठीक वैसा ही जैसा तुमने कहा था, इसे बैटल नहीं कहा जा सकता जब तुम बस बसते ही रहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो उसके अटैक को डॉज करते हुए भी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी गलती मत करना, और तुम तो सीरियसली से लिए जाने लायक भी नहीं हो। ये बात सुनकर रैन कहती है कि यह अब खट्टे अंगूर वाली बात। खैर, मुझे यकीन है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अभी अभी तो इनकारनेटेड लिया है। जिसके बाद उसने अपने सबसे पावरफुल हमले से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन डियाब्लो उसको काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। नीचे की तरफ रैन उस पर गुस्सा करने के साथ कह रही थी, ये बात माफ करने लायक नहीं है कि तुमने कभी लॉर्ड गाई से फाइट की थी और वह बराबरी पर खत्म हुई थी, लेकिन अब तुम बिना किसी मकसद के जी रहे हो और ज्यादा पावर पाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। फिर वो उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करते हुए कहती है, एक डीमन को एवोल्यूशन के परे चीजों की तलाश करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक भागते रहोगे? जो सब बताने के बाद उसने उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश की, पर इस बात का एहसास डियाब्लो को पहले ही हो चुका था, लेकिन वो फिर भी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। अब ये सब देखने के बाद डियाब्लो का कहना है, मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। अब डियाब्लो के ऐसी मैजिक को देखने के बाद रैन हैरान होते हुए कह रही थी, क्या ये मल्टी स्टेज डिसइंटीग्रेशन है? पर तुम लड़ते हुए ऐसा कैसे कर सकते हो? ऊपर की तरफ डियाब्लो उसको बताता है कि तुम्हारे साथ फाइट इतनी बोरिंग है कि मैं ऐसे खेल भी नहीं कह सकता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रैन अपने आसपास एक बैरियर को क्रिएट करने के साथ उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, तुम ऐसा मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जो तुमको ही डिस्ट्रॉय कर सकता है? जिस बात का जवाब देते हुए डियाब्लो उसको बताता है कि अगर कोई अपने मास्टर के लिए पूरी तरह समर्पित हो तो वह स्पिरिट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और यह तो कॉमन सेंस है। साथ ही साथ मेरे खूबसूरत मास्टर ग्रेट रिमरू का मजाक उड़ाने की सजा के तौर पर जलते हुए इस बारे में जरूर सोचना। इसी के साथ वहाँ पर जितने भी मैजिकल सर्कल थे उन सब ने एक साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उसका बैरियर काफी आसानी से ब्रेक हो जाता है, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी, पर फिर भी वो इस अटैक में सरवाइव कर जाती है। जिसके बाद डियाब्लो उसके करीब आते हुए कहता है कि काफी कमजोर, इवॉल्व होने से पहले टेस्टारोसा के सामने तुम कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन रैन को टेस्टारोसा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसी वजह से डियाब्लो उससे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, और सबसे जरूरी बात, तुम यहाँ पर क्यों आई? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रैन का कहना है, जैसे कि मैं नोयर तुम, लेकिन तुम तो अभी अभी डीमन पिलर बने हो। फिर वो अचानक से गायब हो जाती है, पर वो कुछ देर में आ भी जाती है और साइड में उसके साथ एक डीमन लॉर्ड भी मौजूद था। अब अपने बराबरी वाले अपोनेंट को देखने के बाद डियाब्लो खुश होने के साथ कहता है, मुझे शक था कि तुम भी यहाँ पर हो रोज। नहीं, मेरा मानना है कि तुम तो अब गाय क्रिम्सन हो। इस पे गाय क्रिम्सन उसको बता रहा था, अरे काफी दिनों बाद मिले नोयर। और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड की आगे के एपिसोड कहाँ पर हैं। तो उसकी चिंता मत करो, जितने भी एपिसोड आ गए हैं उन सबको मैं एक ही वीडियो में कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।